So hello everyone. Today we will see the staffing process. हमने इससे पहले की जो हमारी क्लास थी हमने उसमें स्टाफिंग के बेसिक को समझा था, क्योंकि हम मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं उनको भी स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं। तो हमने ऑलरेडी प्लानिंग देख लिया है, ऑर्गेनाइजिंग देख ली है। थर्ड फंक्शन है जो हमारे स्टाफिंग है। तो स्टाफिंग का जो बेसिक्स था कि होता क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या है, वी ऑलरेडी सॉ इन आवर previous videos, but today we will see about it that what is the staffing process, क्योंकि ये अपने आप में सबसे बड़ा प्रोसेस है जहाँ पे जो आपका HR मैनेजर होता है वो आपके प्लानिंग से लेके, प्लानिंग किसकी, आपके एम्प्लॉयज़ की, वहाँ उसके प्लानिंग से लेके उसके रिटेंशन और सेपरेशन तक बात करता है। सो इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। सो आज हम एक एक प्लान को थोड़ा सा डिटेल्स में देखेंगे कि कैसे एक एक प्लान एग्जीक्यूट करता है एज ए HR मैनेजर। सो विदाउट एनी डिले वी विल सी द क्लास। सो दिस इज़ द स्टाफिंग प्रोसेस। सो स्टाफिंग प्रोसेस क्या बताती है कि ये सिस्टमेटिक अप्रोच है टू अट्रैक्ट, टू डेवलप एंड टू रिटेन द राइट पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जब क्या हम करते हैं कि लोगों को हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सही तरीके से सही जगह पे और इनवाइट करते हैं कि आइए आप हमारा ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करिए, क्योंकि हमें की ज़रूरत है किसकी, मैन पावर की। सो स्टाफिंग प्रोसेस की शुरुआती कहाँ से होती है, मैन पावर प्लानिंग से। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम एस्टिमेट करते हैं। सबसे पहला प्रोसेस है मैन पावर प्लानिंग। मतलब आज मैंने ऑर्गेनाइजेशन ओपन किया, अब ऐसा तो है नहीं कि मैं सारे काम खुद कर लूँगी, तो मुझे डेफिनेटली लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे मुझे रिक्वायरमेंट हो जाएगी प्लानिंग की, राइट। तो मैन पावर प्लानिंग में मैं क्या करूँगी कि एस्टिमेटिंग द नंबर एंड द टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने हमें एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है और किस टाइप के एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल आज मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे यहाँ पे 10 लोगों की ज़रूरत है, तो ये मैंने एस्टिमेट किया कि मुझे 10 लोग चाहिए, ठीक है। और 10 लोग चाहिए और उनको मैं कैसे, कहाँ और किस जगह रिक्रूट करूँगी, डिप्लॉय करूँगी, ये सब चीज़ें मैं यहीं पे डिसाइड कर लूँगी, राइट। सेकेंड आता है रिक्रूटमेंट। अब मैंने जब प्लानिंग कर ली है, अब मैं सेकेंड स्टेप पे बढ़ूँगी जहाँ पे मैं बोलूँगी रिक्रूटमेंट के बारे में। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, एडवर्टाइजमेंट निकालूँगी। हो सकता है मैं इंटरनल रिक्रूटमेंट करूँ, हो सकता है मैं एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करूँ। इंटरनल रिक्रूटमेंट में क्या होगा, मेरे जो कलीग्स हैं, मेरे पीयर ग्रुप्स हैं, मेरे जो बोल सकते हैं कि टॉप लेवल आपकी जो मैनेजमेंट आप बोल सकते हैं कि स्टाफ है, या फिर जो भी आपके इनर सोर्स है, आप वहाँ से या तो रिक्रूटमेंट करेंगे, नहीं तो एक्सटर्नल सोर्स से कैसे रिक्रूट करेंगे, एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे, बताएंगे कि यहाँ पे ओपनिंग चल रही है, हम हमें हायरिंग है, हमें लोगों को ज़रूरत है इन सब चीज़ों की। तो हम लोग यहाँ रिक्रूटमेंट यहाँ से करते हैं। सिलेक्शन के अंदर क्या होता है कि हम रिक्रूट कर लिए, अब हमारे पास एप्लीकेशंस आएंगी, ठीक है। एप्लीकेशंस आएगी, तब मैं यहाँ पे क्या करूँगी कि इवॉल्यूएटिंग एप्लीकेशन एंड चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट कैंडिडेट एज पर माई ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन द टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटरव्यूज़, बैकग्राउंड चेक्स, ऑल दिस थिंग्स। सामने वाला बंदा आया, वो बोलता है मैं फाइनेंस मैनेजर के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मैं उसका सबसे पहले इंटरव्यू लूँगी। इफ़ आई चेक दैट उसका कितना नॉलेज है, नॉलेज उसका यदि मुझे लगता है कि इट्स अप्रोप्रिएट, देन मैं उसका बैकग्राउंड चेक करूँगी, कितना पास्ट एक्सपीरियंस है, किस तरीके से काम करता है, कोई एलिगेशन तो नहीं है ना, ऑल दिस थिंग्स। देन प्लेसमेंट। अब मुझे लगा कि दिस पर्सन इज सुटेबल फॉर माई ऑर्गेनाइजेशन, सो व्हाट आई कैन डू, असाइन द सेलेक्टेड एम्प्लॉय टू अ जॉब दैट मेक्स देयर क्वालिफिकेशन, स्किल्स एंड द एबिलिटीज़, ठीक है। ये काम मैं यहाँ पे करूँगी कि उनका प्लेसमेंट करूँगी कि ये पर्सन पर्टिकुलर जिसको मैंने रिक्रूट किया है फॉर माई दिस फाइनेंस डिपार्टमेंट इज़ सुटेबल। नाउ ओरिएंटेशन एंड द इंडक्शन। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, जिसको मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेलेक्ट किया था, ठीक है। जैसे मैंने आपकी हायरिंग करी, मुझे लगा यू आर द परफेक्ट पर्सन फॉर माई फाइनेंस डिपार्टमेंट, आपके यहाँ तक हायरिंग होगी, प्लेसमेंट हो गया, आपको पता चल गया दिस इज़ माई पोस्ट, मुझे यहाँ पे आ गई हूँ मैं, मुझे ये काम करना है, राइट। आफ्टर दैट आई स्टार्टेड टू डू ओरिएंटेशन एंड द इंडक्शन, कि अब मैं आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताऊँगी, क्या पॉलिसी है मेरी ऑर्गेनाइजेशन की, क्या कल्चर है, किस तरीके से यहाँ पे काम होता है, क्या कलीग्स कैसे हैं, उनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसी है, इन सब का जो हम लोग डिस्कशन कहाँ करेंगे, ओरिएंटेशन और इंडक्शन प्रोग्राम में। जैसे आप लोग कॉलेज आते हो, स्टार्टिंग के 7-8 दिन या 15 दिन आपसे कुछ भी नहीं कराया जाता है, आपको बिठा के मल्टीपल एक्टिविटीज़
आपको मल्टीपल प्रोग्राम्स, आपको आपका इंटरटेनमेंट करते हैं, हम बताते हैं हमारा ये होता है, ये होता है, हमारा ये होता है। क्या होता है? क्योंकि हम आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के बारे में कि आप आइए और ये आपके लिए सूटेबल है, जहाँ पे आप अपनी लाइफ और जो आपकी प्रोफेशनल जर्नी है उसको एंजॉय करेंगे, राइट। देन आता है ट्रेनिंग एंड द डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या बताता है? यहाँ पे आप क्या करते हो? इम्प्रूविंग एम्प्लॉय नॉलेज, स्किल एंड द कॉम्पिटेंसी। मुझे पता है दिस पर्सन इज़ गुड फॉर माई द फाइनेंस डिपार्टमेंट, बट मुझे लगता है कि आजकल AI इन फाइनेंस बहुत ज़्यादा मार्केट में, मेरे ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत है इस चीज़ की। सो व्हाट आई कैन डू, मैं क्या करूँगी? उसको इस चीज़ की ट्रेनिंग दिलाऊंगी कि मुझे अपने एम्प्लॉय को इतना प्रोफिशिएंट बनाना है कि वो कल मार्केट में मेरे कॉम्पिटिटर को बीट कर सके, मेरे लिए बेस्ट से बेस्ट सर्विस मुझे प्रोवाइड करवा सके। सो मैं उसके लिए क्या इंश्योर करूँगी कि उसके पास प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, स्किल सेट्स होने चाहिए, और उसका जो फ्यूचर रोल है उसे पता होना चाहिए। आज मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आ रही है, यदि मेरा एम्प्लॉय उसके बारे में अवेयर नहीं है, वो नहीं डील कर पाएगा क्लाइंट से, वो मार्केट में जो बोलता है ना स्ट्रेटजीज, वो नहीं बना पाएगा। उसको नहीं पता कि कल मार्केट में भी AI आ रहा है। आज सारी चीज़ें हम लोग एनालाइज करते हैं सब AI के थ्रू। वो अभी भी ट्रेडिशनल मेथड से कैलकुलेटर लेके बैठा हुआ है, मेरा कॉम्पिटिटर पता नहीं कहाँ चला जाएगा और वो बैठ के प्लस और माइनस ही करता रहेगा, ठीक है। देन आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। यहाँ तक मुझे ट्रेनिंग दे दी, उसने अपना काम स्टार्ट कर दिया। अब मैं देखूंगी कि भैया मैंने जिस जॉब के लिए जिस बंदे को हायर किया था, क्या वो उसके लिए पर्टिकुलर या सूटेबल था या नहीं, वो उस काम को सही तरीके से कर रहा है नहीं। यदि उसको 8 घंटे करने, वो 8 घंटे कॉलेज में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में कहीं भी वो रुकता है या नहीं। देन प्रमोशन एंड द करियर प्लानिंग। यहाँ मैंने जब परफॉर्मेंस अप्रेजल किया, मुझे लगा इफ़ दिस पर्सन इज़ मेकिंग प्रॉफिट फॉर माई ऑर्गेनाइजेशन, आई शुड प्रमोट हिम और हर, क्योंकि ये मेरे लिए वैल्यूबल है, मेरे लिए ये बोल सकते हैं कैश काऊ है, ठीक है। मेरे कंपनी को बढ़ा रहा है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट कर रहा है, तो मैं क्या करूँगी? उसका प्रमोशन और उसके कैरियर डेवलपमेंट की बात करूँगी। आज जो मैनेजर है, कल मैं उसको सीनियर मैनेजर प्रमोट कर रही हूँ। मुझे लग रहा है कि ये बंदा ही है जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जा सकता है। तो आप बता सकते हो कि प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी एंड एडवांसमेंट फॉर प्लानिंग एम्प्लॉय एंड द लॉन्ग टर्म करियर डेवलपमेंट, ठीक है। देन कंपनसेशन। कंपनसेशन क्या होता है कि देखिए, जब एक एम्प्लॉय होता है ना, वो 2 तरीके से मोटिवेट होता है। या तो आपको उसको मॉनेटरी इंसेंटिव दीजिए या आप उसको नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव दीजिए, राइट। मॉनेटरी इंसेंटिव के अंदर क्या होता है? आपकी सैलरीज आ जाती है जो आपको हर महीने आप उन्हें देते हो, ठीक है। इंसेंटिव, दिवाली बोनस, होली बोनस, रक्षाबंधन बोनस, ठीक है। आपके अदर बेनिफिट्स, आप उन्हें ट्रैवल्स के लिए हर साल एक इंटरनेशनल पैकेज दे रहे हो, नेशनल पैकेज दे रहे हो, फैमिली प्लान दे रहे हो, और उनके लिए आपने इंश्योरेंस करवा रखा है, हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखा है। फैमिलीज़ के लिए बहुत सारी अपने एजुकेशन के लिए कुछ लोन प्रोवाइड करवा रखा है। उसके अलावा भी बहुत सारी सर्विसेज होती है। तो आप ये चीज़ उनको दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, ये भी आपके एम्प्लॉय के मोरल और मोटिवेशन को इंश्योर करती है। फॉर एग्जांपल, आज मैं इस ऑर्गेनाइजेशन हूँ या मेरी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे मैं अपने एम्प्लॉयज़ को दिवाली बोनस भी दे रही हूँ, होली बोनस भी दे रही हूँ, साथ में मैं उनका हेल्थ इंश्योरेंस का भी पूरा ध्यान रख रही हूँ। उनकी फैमिली के लिए भी मैं एक्स्ट्रा कभी कभी ट्रैवल पैकेजेस, हर साल एक आपको नेशनल इंटरनेशनल ट्रैवल करके आना है, डेफिनेटली वो मेरे यहाँ खुश रहेगा। उसे पता है यहाँ पे लाइफ बहुत अच्छी है, मस्त है, हर टाइम छुट्टी मिल जा रही है, बोनस मिल रहा है, काम ठीक करना ही पड़ेगा, बट ही इज़ हैप्पी हियर। देन रिटेंशन एंड द सेपरेशन। अब किसी एम्प्लॉय को अपने यहाँ पकड़ के रखना, दिस इज़ द टास्क इन नाउ डेज। वाई? क्योंकि इतना अनसर्टेन इन्वायरमेंट है। आज फॉर एग्जांपल मैं इतने सर्विसेज या इतने फीचर्स अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करवा रही हूँ, डेफिनेटली कोई एक ऐसी कंपनी आएगी, आज आप गूगल के एम्प्लॉयज़ को देखिए, उनकी लाइफ बहुत अच्छी है, उनके ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ रहता है। आपको सोना, आप जाइए, आपका एक अलग रूम बना है, आपको रिलैक्स करना है, आपको जिमिंग करनी है, आपको स्पोर्ट्स खेलना है, आपको अपना कपड़े धोने, सब कुछ, एवरीथिंग। तो यदि ऐसा एम्प्लॉय मेरे ऑर्गेनाइजेशन में मुझे अपने एज ए एम्प्लॉय को टिकाना है, तो उनको मुझे हर तरीके से सेटिस्फाई करके रखना पड़ेगा, ना कि मैं उन्हें बस पैसे दे दिए कि ये लो तुम्हारी पगार और निकलो। दे आर नॉट सेटिस्फाइड, बिकॉज हमारे लिए एम्प्लॉय सबसे बोल सकते हैं, बेसिक तो नहीं बोलूँगी मैं, सबसे इंपॉर्टेंट एसेट्स है। मैन पावर इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो अब क्या होता है कि रिटेनिंग कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय वाइल अप्रोप्रिएट मैनेजिंग रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, टर्मिनेशन एंड अदर ऑपरेशंस। मतलब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो कि आप उनको मैनेज कर रहे हो, उनके रिटायरमेंट को,
ठीक है, कि वो बंदा कैसे रिटायर्ड होगा, तो उसको मैं क्या पीएफ दूंगा, मैं उसका ईएसआई काट रहा हूँ या नहीं काट रहा हूँ, ठीक है, मेरे लिए उसके अंदर यदि मैं ग्रेजुएटी उसका ले रहा हूँ तो क्या उसको मिलेगा, आफ्टर रिटायरमेंट मेरे यहाँ से उसे क्या, ठीक है, बेनिफिट्स मिल सकते हैं, रेजिग्नेशन दे रहा है, क्यों दे रहा है, टू नो अबाउट द रीज़न, क्या हुआ यहाँ पे जो उसे अच्छा नहीं लगा, ठीक है, टर्मिनेशन, कुछ तो ऐसा उसने गलत किया होगा जो मेरे कंपनी के लिए सही नहीं है, मेरी पॉलिसीज़ के लिए सही नहीं है, देन आई टर्मिनेट। एंड अदर फॉर्म्स ऑफ द सेपरेशन, सेपरेशंस के मल्टीपल फॉर्म्स हैं। तो ये सब काम एक एचआर करता है, तो उसकी स्टार्टिंग मैन पावर प्लानिंग से होती है, एंडिंग वो यहाँ पे आके करता है। सो आप देख सकते हैं कि दिस इज़ अ फ्लो ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द डायरेक्टिंग। तब तक के लिए जय हिंद।